प्लीज। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2016 में आपने ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री से। जी ये बताइए कि तब से अब तक आप क्या कर रहे हैं पिछले 6 वर्षों में? पिछले 6 वर्षों में मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं। अच्छा, थोड़ा तेज पिछले 6 वर्षों से क्या कर रहे हैं? सर प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार तैयारी कर रहा हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो बताइए, केमिस्ट्री पढ़ा है आपने। जी सर। हम लोग जब दवा की दुकानों पर जाते हैं तो उस पर लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ऐसा क्यों लिखा होता है? इसका केमिस्ट्री से क्या रिश्ता है? सर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिखने का मेरे ख्याल से अभिप्राय ये होगा कि जिन लोगों के पास लाइसेंस होता है रिटेल शॉप्स खोलने का, वो लोग अपने दुकान पे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट लिख सकते हैं, और जो होलसेल की दुकानें हैं वो ये चीज़ लिखने के लिए अलाउड नहीं है। अच्छा, तो जो रिटेल हैं जो वो लिखते हैं केमिस्ट्री। तो दवाइयों में केमिस्ट्री का क्या काम है? दवाइयों में सर केमिस्ट्री का मुख्यतः रूप से ये काम है कि जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं किस क्वांटिटी में होनी चाहिए, कितना क्वांटिटी में होना चाहिए, इन सब चीज़ों का निर्धारण होता है। ठीक है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, बता सकते हैं? माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आपने कभी लेबोरेटरी देखा है? यस सर। लेबोरेटरी में यदि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो हम अगर एक सॉल्यूशन तैयार करना हो, मान लीजिए एसिडिक सॉल्यूशन, तो हम पानी में एसिड मिलाएंगे या एसिड में पानी? नहीं, सॉरी सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। थोड़ा बताइए, केमिस्ट्री की इसका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, आज तो आप हैं ESI के पद के लिए। यही बताइए कि ESI के रूप में जब आप कार्य करेंगे तो आपकी ये जो डिग्री है केमिस्ट्री ग्रेजुएशन की, ये किस प्रकार आपको सहायता करेगी? सर ESI की बात है तो सर इनका जो मुख्य कार्य है वो ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो फैब्रिक्स और मेटल्स का यूज़ किया जाता है, ये जो वैज्ञानिक आजकल परीक्षण करके जिस मटेरियल्स पे जिस फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं, वहाँ रिसर्च में ये काम आएगा। दूसरा सर जो फ्यूल का जो रिसर्च होता है उसमें भी सर केमिस्ट्री का काफ़ी योगदान है। और तीसरी बात अगर की जाए केमिस्ट्री का योगदान का, तो सर जो पर्यावरण का जो आजकल चल रहा है मामला, पर्यावरण का जो इशू है, उसमें भी केमिस्ट्री सर कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। अच्छा, केमिस्ट्री सारी चीज़ों का जो है कंपोनेंट एनालिसिस करता है केमिस्ट्री। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए कि ESI का मुख्य कार्य संक्षेप में बताइए। सर ESI का मुख्य कार्य जो है वो ट्रैफिक को लेकर जो रेगुलेशंस बने हुए हैं, मुख्यतः जो MBI एक्ट के द्वारा, उनको जो सर है वो लागू करवाना काम है, जिसमें मुख्य कार्य होता है सरकारी वाहनों का जो परमिट क्षेत्र होता है उसकी जांच करना, चालान की जांच करना। सरकारी वाहनों का? सरकारी या निजी क्षेत्र का जो भी व्हीकल्स है उसके जो परिचालन क्षेत्र है, व्यावसायिक क्षेत्र के जो वाहन हैं, उसके परमिट की जांच की जाती है। उसके बाद इसमें मुख्यतः रूप से जो है ओवरलोडिंग की जो चलती है, कॉमर्शियल व्हीकल्स की जांच कर सकते हैं, या कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स की भी जांच की जा सकती है अगर उसमें कोई त्रुटिपूर्ण परिचालन किया जा रहा है सड़कों पर। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का केवल पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य है या फिर कुछ रेवेन्यू फंक्शन भी है? नहीं सर, पेपर वर्क के अलावे रेवेन्यू फंक्शंस में भी इसका काम है। खास करके जब बात की जाती है पेनल्टी वगैरह जब वो इम्पोज करते हैं, जब इलीगल जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, तो उसमें अकाउंटिंग का भी सर कुछ रोल होता है। अच्छा, ठीक है। मतलब टैक्स तो कलेक्ट करते ही हैं। यस सर। ठीक है, कुछ तो रेवेन्यू फंक्शन है ही। चलिए, अच्छी बात है। आपने बोध गया से ग्रेजुएशन किया है, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। और कहाँ कॉलेज कहाँ था आपका? PVM कॉलेज ओकरी। ओकरी किस जिले में पड़ता? जहानाबाद। जहानाबाद। थोड़ा जहानाबाद गया आसपास ही। जहानाबाद थोड़ा फेमस रहा है, किस कारण से बता सकते हैं? जी हाँ सर, पिछले कुछ दशकों में जो सर वो जो था इंसर्जेंसी के मामले में नक्सलवाद के लिए वो काफ़ी फेमस रहा है। लेकिन सर हालिया दिनों में अब कुछ ऐसी घटनाएं हैं नहीं है। अब
बीते दशकों में यह देखा गया है कि काफ़ी हर मोर्चे पे, चाहे बात करें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में सर इन सब चीज़ों से वो आगे निकल कर आया है। और वहाँ आजकल पहले जो ज़िले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित थे, दरअसल कुछ भूमि सुधार संबंधित भी समस्याएं थी, कुछ सामाजिक जातीय कारण भी थे, कुछ अपराध संबंधी जनसंख्या बढ़ने के पश्चात लोगों को रोजगार नहीं मिला, कुछ राजनीतिक कारण भी थे। इन सब कारण से जातीय हिंसा एक काल विशेष में पनपी है। अब ज़माना पूरी तरह से बदल चुका है, हर घर बिजली, गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। ये मुझे बताइए कि अभी वर्तमान में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित जिले थे, उनको किस नाम से सरकार संबोधित कर रही है? उनको नक्सल प्रभावित जिले अब नहीं कहा जा रहा है। सर माफ़ी चाहता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है, इसके बारे में जानकारी। आपने एम्बिशस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का नाम सुना है? जी सर, महत्वाकांक्षी जिला प्रोग्राम। हाँ, ये क्या चीज़ है? सर ये महत्वाकांक्षी जिला प्रोग्राम से सरकार की मकसद ये है कि जो ज़िले अच्छे कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी आयाम में हो, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, या किसी भी विशेष क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको एक मॉडल के रूप में वो प्रस्तुत तो ये जो एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये पूरा अच्छे जिलों के लिए है या जो अब तक पिछड़े हुए थे उनके जिलों के लिए, उन जिलों के लिए? नहीं सर, जो अब तक इसमें पिछड़े जिले हुए थे उनको विशेष रूप से इसमें एड्रेस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो अच्छे जिले परफॉर्म कर रहे थे उनकी ही तरह वो भी आगे बढ़े। ठीक है। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के बारे में थोड़ा सा बतलाइए कि क्या उनका पर्यटन, रिलीजियस क्या वैल्यू है? सर बोध गया सर कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण जगह है, जहाँ सभी धर्म के मानने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। खासकर वहाँ जो बौद्धिस्ट मोन्यूमेंट बहुत सारे हैं, हिंदू से रिलेटेड भी जो है वो महाबोधि, हिंदू से रिलेटेड जो मंदिर है, याद नहीं कर पा रहा हूँ, विष्णुपद मंदिर सर। और एक फिर वहाँ पे जो पितृपक्ष मेला का जो आयोजन किया जाता है, उस लिहाज से भी वो सर एक महत्वपूर्ण जगह है। बिहार सरकार को क्या आपको लगता है कि टूरिज्म सेक्टर से बोध गया जैसे क्षेत्रों से कुछ कमाई होती है? जी हाँ सर, बिल्कुल। कहाँ से, किन किन देशों से टूरिस्ट वहाँ आते हैं? सर बोध गया में जहाँ तक टूरिस्ट की बात है सर, तो वो मुख्य रूप से जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं, खास करके जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, कुछ चाइना के भी टूरिस्ट वहाँ आते हैं, जिनसे बिहार सरकार को काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त होती है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। थोड़ा सा हमें ये बतलाइए, पुनः हम आपके ऑनर्स पेपर की ओर थोड़ा लौटना चाहेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग एक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, है ना? जी सर। हाँ, तो आवर्त सारणी का क्या महत्व है केमिस्ट्री के अध्ययन में? सर केमिस्ट्री का में जो आवर्त सारणी का महत्व सर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक समस्त रसायन विज्ञान का सर एक निचोड़ के रूप में वो सामने दिया गया है, जिसकी मदद से हम पूरे रसायन विज्ञान को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? सर जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ सर, वो मोस्ले की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का बेसिस क्या था? मतलब जो आवर्त का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवर्त बार आना, तो आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल, पीरियड के पर उनमें उसमें कुछ आवर्त हैं और कुछ वर्ग हैं, तो इसको सजाने का बेसिस क्या है? सर पहले जो आवर्त सारणी जो था वो सर एटॉमिक वेट पे उसको ये किया गया था, अरेंज किया गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में, सॉरी सर माफ़ी चाहता हूँ, अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो एटॉमिक नंबर पे उसको अरेंज किया गया है, जिसकी मदद, और फ्रीक्वेंसी का मतलब या आवर्त का मतलब ये होता है कि एक निश्चित क्रमांक के बाद जो होता है वो सभी धातु या अधातु। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम ये समझते हैं कि किसी भी धातु या किसी भी मेटल्स का जो है वो उसका केवल मेटल नहीं, मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट, एनी मेटल, हाँ, किसी मेटल्स का उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, उसके सॉरी और कुछ नहीं आता। ठीक है, SPDF क्लासेस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजिंग होती है। ठीक है, ये बताइए कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं किसी का केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं, तो जैसे पानी H2O, तो इसमें H में 2 क्यों लगा है, O में 2 क्यों नहीं लगा है? सर इसमें क्योंकि H2O में जो है सर हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम जो है वो आपस में रिएक्शन करके वो जल का निर्माण करता
इसीलिए हाइड्रोजन को दिखाने के लिए वहाँ पे 2 से डिनोट किया जा रहा है। श्योर हैं आपकी हाइड्रोजन का 2 एटम है? जी सर, जहाँ तक ठीक है। मेरी नॉलेज तो है। फिर H2O है पानी, फिर H2O2 क्या है? H2A2 शायद सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाँ, फिर H2O तो हो गया, फिर H2O2, ये 2 तरह के कंपाउंड क्यों बन रहे हैं? एक में H2O है, एक में H2O2 है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि एक जगह उसमें H2O में सर हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड थे और ऑक्सीजन के एक ही कंपाउंड जो थे आपस में इक्वेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 आइटम हैं और ऑक्सीजन के भी 2 आइटम आपस में बॉन्डिंग करके सर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। किस प्रकार से एक ऑक्सीजन जोड़ने से दोनों की क्वालिटी चेंज कर गई? H2O और H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जर्म किलर के रूप में यूज़ होता है, जी सर। सही है? यस सर, सही। टूथपेस्ट वगैरह में यूज़ होता है। जी तो केवल एक ऑक्सीजन एटम, जो कि ऑक्सीजन तो हमारे लिए ग्राह्य है, तो किस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर गई इसकी? सर इसके बारे में मैं कभी ध्यान से सोचा नहीं, मुझे जाकर पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैच बॉक्स जो होता है उसमें क्या होता है? सर जो माचिस जो जलती है किस गैस का क्या होता है? सर वो शायद पोटेशियम परमैंगनेट होता है। फास्फोरस, सॉरी सर, फास्फोरस, पोटेशियम परमैंगनेट है। उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं? फास्फोरस कहाँ यूज़ होता है? क्या केमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स किया? सर फास्फोरस का तो पहली बार तो यूज सर माचिस में ही प्रथम हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें फास्फोरस का तो सर खेतों में भी, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी सर उसका केमिकल कंपोजिशन के रूप में यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा सर वो फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। ये एलपीजी जो होती है, एलपीजी में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? सर इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन और मीथेन? मीथेन नहीं होता, इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है। मेरे को अंतर बताइए, इथेन और मीथेन में क्या अंतर है? सर मीथेन का जो सर केमिकल फार्मूला है सर वो CH4 है और इथेन का सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ C2H4 है। ओके, अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर हम लोग जो है कार्बन रहित जो पदार्थ हैं उनके बारे में सर हम बात करते हैं। जैसे तो सर हम कार्बन रहित जिसमें कार्बन नहीं है, कुछ बताइए। सर अभी मैं याद नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोटर अधिनियम एक्ट आप समझते हैं? जी सर। मोटर अधिनियम एक्ट क्या होता है? 98 है, 94, ये क्या एक्ट है? क्या क्या प्रोविजंस है, तुम बता सकते हैं? सर मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो भारत की संसद के द्वारा 1988 में इसको लाया गया, जिसमें सर बहुत सारे प्रावधान किए गए, खास करके जो ट्रांसपोर्ट से जो संबंधित रूल थे और ट्रैफिक के जो रूल थे उसमें वो कोडेड किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या अंतर? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का सचिव और राज्य के मुख्य सचिव की कुछ अंतर बताइए मुझे। सर अंतर तो सर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन सिमिलरिटीज़ मैं अभी बता सकता हूँ कि सर वो जैसे कि जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं सर वो भारत सरकार चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चीफ वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो सर राज्य के जो मुख्य ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जबकि कैबिनेट सचिव या कह सकते हैं जो केंद्र में जो सेक्रेटरी। मैंने पूछा था चीफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि अगर आपको नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर आपका अपॉइंट अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में करते हैं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, आपके क्या क्या कदम होंगे जो आप बिहार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बहुत स्ट्रेंथ करेंगे, मजबूत करेंगे? कौन कौन से कदम सर एज ए मिनिस्टर्स? सर अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो सर ऐसे तो बहुत सारे कदम, फिर इसके बाद जो सर है वो ट्रैफिक के नॉर्म्स जो हैं वो अच्छी तरीके से लागू किए जाने चाहिए। फिर तीसरी बात सर जो इंक्रोचमेंट जो आजकल चल रहा है वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जानी चाहिए, उसे अच्छी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। चौथी जो सर मैं सोच रहा हूँ कि खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक IT का जो यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसका एक अच्छा खासा स्कोप है आजकल के
ज़माने में। तो सर अच्छा, आप केमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया, मुझे ये बताइए कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है गाड़ियों का, और पॉल्यूशन जो गाड़ियों से काफ़ी पॉल्यूटेड हो रहे हैं, ये इसके कैसे कैसे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन हमारा कम हो? सर पॉल्यूशन को कम करने के लिए वैसे तो राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे सर ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, ग्रीन हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। साथ ही साथ जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, इस पर काफ़ी रिसर्च आगे लाया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है, तो ये एक कदम है जो जिस पे सरकार काम कर रही है। लेकिन सर इसके अलावा भी बहुत सारे और कदम हैं जिन्हें अंडरलाइन करने की ज़रूरत है और वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्डिंग क्या होता है केमिस्ट्री में? ये कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होता है? सर ट्रिपल बॉन्ड से सर मैं अभी इतना समझ पा रहा हूँ कि सर जो 3 तरीके का बॉन्ड होता है, खासकर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल मुझे दीजिए। सर मैं एग्जांपल याद नहीं कर पा रहा। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी जो है वो खाली टाइम में बच्चों को पढ़ाना और पिताजी के साथ खेती में मदद करना। अच्छा, एज ए बच्चों को पढ़ाना आपकी हॉबी है, तो फिर आप एज ए ESI क्यों बनना चाहते हैं? एज ए टीचर भी बन सकते हैं। नहीं सर, वो एक मेरा अपना हॉबी है, वो मैं करना चाहता हूँ। जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है अपने पढ़ने के अलावा, तो वो मैं बच्चों पे देना चाहता हूँ। ठीक है। हॉबी क्या है आपकी? सर बच्चों को पढ़ाना और खाली समय में पिताजी के साथ खेतों में काम। बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? केमिस्ट्री मैम हम कह सकते हैं कि इस भौतिक जीवन में जितने भी तरह के तत्व जो हमारे ब्रह्मांड में अवेलेबल हैं, उनके बीच आपसी सहयोग से बने कोई भी केमिकल कंपोजिशन, इसको हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसे ही हम रसायन विज्ञान कह सकते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोगिता है वो जीवन के हर एक परिप्रेक्ष्य में है, चाहे वो हमारे खाने पीने से लेकर के पहनावा या जो भी कस्टम्स हैं, उनमें भी ये काफ़ी रूप से देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें खाने पीने के कंपोजिशन में, तो कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, इसका निर्धारण भी हम लोग केमिस्ट्री से ही करते हैं। और पहनावा में भी बात करें तो कौन से केमिकल के मिलाने से कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कौन से फैब्रिक कितने pH वैल्यू पे किस रंग को एग्जिस्ट करते हैं, इन क्या सब होता है pH वैल्यू? सर pH का फुल फॉर्म बताइए। सर वो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी का क्या कंट्रीब्यूशन? मैम केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ये 2 कपल्स थे जिन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में अच्छा काम किया और इनको उस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी मिला। उनका जो मुख्य योगदान है वो रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए क्षेत्र में है। सिंगल यूज प्लास्टिक को क्यों बैन किया है? मैम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के पीछे मुख्य रीज़न ये है कि एक बार उसको यूज़ करने के बाद फिर वो उसका यूज़ नहीं किया जाता था प्रॉपर वे में, और इसलिए वो पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित कर रहा था, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा या फिर ड्रेनेज का भी जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस करने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अभी फ़िलहाल में बैन किया है। श्रीलंकन क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं? ये विश्व व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? श्रीलंकन क्राइसिस को मैम इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि वो एक खुद से आई हुई ये सिचुएशन नहीं है, उसको प्री प्लान तरीके से लाया गया है। हमारे नज़र से तो ये है क्योंकि जिस तरीके से वो पिछले दशकों में वो जो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है या इसके तहत जो वो काम कर रहा है, और जो चाइना का जो डेप्ट पॉलिसी है किसी दूसरे नेशन को कर्ज देकर के उसमें डुबोने की, तो इसके इफेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि जो वहाँ की पार्टी थी, रूलिंग पार्टी जो श्रीलंका की थी, वो उसका चाइना के प्रति ज़्यादा झुकाव था और उसने ज़्यादा बोरोइंग ले लिया, वो चाहे चाइना से हो, वर्ल्ड बैंक से हो, उन्होंने ज़्यादा डेप्ट लिया। और इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में मैम कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि
सॉरी। ठीक है। यूक्रेन रूस की युद्ध को आप कैसे देखते हैं? क्या उसे बंद हो जाना चाहिए? उसके लिए क्या प्रयास करते हैं? यूक्रेन रूस को वार को मैम तो बंद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ युद्ध एक अपने जगह पे है, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिकों के जो मानवीय अधिकार हैं वहाँ उनकी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में हैंडल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि दो कंट्री के जो आपस में जो झगड़े हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और वो कोई डिस्प्यूट मतलब उनको अगर चाहे तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है श्रीमान, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट हैं। आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। हाँ, आ जाइए, कम बैक प्लीज़। ऐसा कीजिए, बैठिए। मैंने आपको इस तरह से इशारा भी किया था थोड़ा तन के बैठने के लिए। ऐसे क्यों बैठ रहे हैं आप? सीधा बैठिए ना। हाँ, तो आप थोड़ा अभी भी झुके हुए लग रहे हैं। हाँ, 90 डिग्री पे बैठिए ना, मैक्सिमम हाइट मेंटेन करते हुए। कितना बढ़िया तो जवाब दिया है आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे, कि आपको माइक्रोन पे चर्चा करनी थी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो टेक्सचर है वो कई मिली माइक्रोन में है। देखिए, प्लास्टिक तो हमारे लिए पीने के पानी के बोतल में भी है, फर्नीचर में भी है, दवाइयों में भी है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, दवाइयों वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब है कि जैसे हम चेयर बनाते हैं तो चेयर हमारे पैरों को कटने से बचा रहा है, नहीं तो हम लकड़ी के चेयर बनाते। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का टेक्सचर जो है काफ़ी पतला है, ये पानी में तुरंत घुलता है, साल 2 साल में मिट्टी में घुलता है, और छोटे बच्चों के लिए नुकसानदायक है, पशुओं के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे एक इंटरनेशनल कंसेंसस के तहत प्रतिबंध लगाया गया। बहुत अच्छा आपका उत्तर भी था। श्रीलंकन क्राइसिस पे उतना तो बोला आपने, फिर आपने कहा सॉरी, और उससे ज़्यादा क्या बताएंगे? क्या टेलीविज़न में गेस्ट पैनल में थोड़े जाना है आपको, ESI बनना है? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, और बहुत संतुलित भाषा में जवाब दिया आपने। बहुत बोर्ड आपके प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट है। थोड़ा आपके बैठने के तरीके से बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा रखिए, क्योंकि देखिए ESI एक इन्फोर्समेंट जॉब है, इसमें आपको थोड़ा मैस्कुलिन होना ही पड़ता है, फील्ड जॉब है ना, वर्दी वाला जॉब है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इज़ द फेस ऑफ डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इज़ द फेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जिस तरह से एक राजनेता जनता का प्रतिनिधि है, उस तरह राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि सरकारी अधिकारी है ना। जनता की शक्ति पॉलिटिशियन में है और राज्य की शक्ति उसके अधिकारियों में। तो आपको थोड़ा सा वैसा टाइप दिखना चाहिए मेरे विचार से, जो कि आप थोड़े से सॉफ्ट हैं, विनम्र हैं। अब बाकी आगे बताएंगे। नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब आपने दिया अपने बैकग्राउंड से भी, और जो करेंट वगैरह भी है उसमें भी। लेकिन थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो हैं, चूँकि आप ESI बनने जा रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी, जो राज्य के मुख्य सचिव सर, वो मुझे आता है, लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पॉलिटी है उसको थोड़ा आप इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन होंगे। अगर MBI होते तो टेक्निकल पहले, ESI दूसरी बात है आप थोड़ा बिहार से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिहार स्पेशल। ठीक है, जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। तो तन के बैठिएगा।